बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहां ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं रात के इस पहर और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। यह पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन है और शायद ही कोई ऐसा सीजन गुजरा हो कि जहां मैंने किसी न किसी चैनल के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से प्रोग्राम नहीं किए हों। ये वो ब्रांड है कि जिसको बनाने में हम सब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गो के हम पीसीबी का हिस्सा थे या नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जहां जहां हम मौजूद रहे अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों की वजह से, अपने एंकरिंगशिप के दौरान या कमेंट्री की वजह से वहां वहां हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सपोर्ट किया और पाकिस्तान सुपर लीग को भी सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग हमारा अपना ब्रांड है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी न किसी फ्रेंचाइज से वाबस्ता हों, या इसके लिए यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइजीज जब अपने मीडिया मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं तो शायद वो इस जो जॉब है या इस शोबे को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं और शायद ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों को यहां पर अपॉइंट किया जाता है कि जिनको यह आइडिया भी नहीं होता कि मीडिया हैंडलिंग है क्या या मीडिया को किस तरह से हैंडल किया जाता है। क्योंकि माजी में भी हमने ऐसे कई वाक़यात देखे हैं कि जहां पे मीडिया को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया गया और फ्रेंचाइजीज जिस बुनियाद के ऊपर अपने मीडिया मैनेजर्स को रखती हैं कि वो मीडिया में जो है फ्रेंचाइज की नेकनामी का बाइस बनेंगे, फ्रेंचाइज को जो है वो हाइप देंगे, मीडिया हाइप देंगे, वहाँ वो फ्रेंचाइज की बदनामी का बाइस भी बनते हैं। बहुत ही कम ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं कि जहाँ पे ऐसे लोग बतौर मीडिया मैनेजर मौजूद हैं कि जिन्होंने सहाफ़त में कुछ ना कुछ किसी न किसी हैसियत से जो है वो अपना किरदार निभाया है, वरना अमूमन देख रहे हैं कि ऐसे नौजवानों को रखा जा रहा है कि जो बिल्कुल भी शायद मीडिया एथिक्स को नहीं जानते। आज एक ऐसा वाक़या हुआ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में कि जहां पर मेरे 3 से 4 मरतबा हाथ उठाने के बावजूद भी कि जो एक प्रोटोकॉल होता है कि 3 से 4 मरतबा मैंने हाथ उठाया कि जी मैं सवाल करना चाहता हूं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मीडिया मैनेजर थे उन्होंने मुझे सवाल करना अलाउ ही नहीं किया और उन्होंने मुझसे ऐसे बहुत सारे जूनियर्स कि जिन्होंने अभी शायद कल अपना कैरियर का आगाज़ किया है उनकी तरफ वो माइक बढ़वाते रहे ताकि उनकी मर्जी के शायद सवालात होते रहें और ऐसे सवालात होते रहें कि जिसमें उनको गुडी गुडी जो है सवालात का सामना करना पड़ता रहे। लेकिन 25, 26, 27 साल मीडिया में गुजारने के बाद शायद उनके लिए मैं कोई नया चेहरा था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सवाल करने के इस्तेकाक से महरूम कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी बदबज़गी भी हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अहदेदारान के भी फ़ोन आए और वो मुझे मीडिया एथिक्स सिखाने की कोशिश करते नज़र आए। वो मुझे बताने की कोशिश करते नज़र आए कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह बैठा जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से जो है वो सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन शायद उनको इस हकीकत का नहीं मालूम कि मीडिया का काम है सवाल करना, और ये तो एक फ्रेंचाइज की बात है। हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी सवाल करने का इस्तेकाक रखते हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जो है सवाल करने का इस्तेकाक रखते हैं। पूरा मुद्दा था क्या, आइए जरा मैं आपको पहले वो सुनवाता हूं, उसके बाद मैं इस पर मजीद बात करूंगा कि मैं सवाल करना क्या चाहता था और कहना क्या चाहता था। सुनवाइएगा जरा हुआ क्या। जी नाज़रीन, आपने सुना इस्लामाबाद यूनाइटेड के नौजवान मीडिया मैनेजर का एटीट्यूड क्या था कि वो हमें ये सबक दे रहे हैं कि जो है मीडिया के डेकोरम का जो है वो ख्याल रखें। लेकिन मीडिया का डेकोरम होता क्या है, यही होता है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है या मीट द प्रेस हो रहा होता है तो मीडिया के नुमाइंदे अपना हाथ रेस करते हैं, उसके बाद उनको सवाल करने का मौका मिलता है। पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप मीडिया को चलाने की कोशिश करेंगे तो इस किस्म की सिचुएशन सामने आएगी। अगर आप इस क्लिप को बगौर देखें और अगर आप बार बार रिवाइंड करके देखें, बार बार रीप्लेस को करके देखें, तो लियो क्रॉन्की ने भी मुझे यही कहा। उन्होंने कहा कि पहले ये सवाल हो जाए, इसके बाद अपना सवाल कर लीजिएगा। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि 4 मरतबा हाथ उठाने के बावजूद मुझे सवाल करने का मौका दिया नहीं गया। ये तो यहां तक का मैसेज थे, लेकिन मैं कहना क्या चाहता था मैं जरा वो भी बता दूं। और नाउ माय दिस मैसेज इज जस्ट ओनली फॉर लियो क्रॉन्की। मिस्टर लियो क्रॉन्की, यू हैव डन लॉट ऑफ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. Just because of you, PSL is now in the growing phase. PSL is progressing day by day, and your contribution is unmatchable for the development of Pakistan Super League. Those who watch my shows, those who know me, they already know that I always wish the birthday on the player's big day. Today is your birthday, and I just wanted to wish you on your birthday. जो कि आपके नॉन प्रोफेशनल मीडिया मैनेजर ने मुझे विश नहीं करने दिया, बिकॉज आई वांटेड टू विश यू फ्रॉम द जर्नलिस्ट ऑफ द कराची, फ्रॉम द जर्नलिस्ट सोसाइटी ऑफ द कराची, बट नॉन प्रोफेशनल मीडिया मैनेजर डिड नॉट अलाउ मी टू विश यू ऑन योर बिग डे. दिस इज अ मैसेज फॉर यू लियो क्रॉन्की. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे
ज़बरदस्त स्पेशल करस्पॉन्डेंट पेशावर से, केपी से इमरान यूसुफजई साहब, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल कैप महमूद हामिद साहब। लेकिन चूंकि मुद्दा ऐसा है, पहले ज़रा हम जर्नलिज्म के हवाले से ज़रा बात करेंगे। इमरान यूसुफजई को शो में हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान यूसुफजई साहब और महमूद हामिद साहब। लेकिन इमरान, ये बताइएगा कि क्या आप इतने अरसे से मीडिया में हैं, मैं भी 26-27 साल से मीडिया में हूं, क्या सवाल करना मीडिया का हक नहीं है? क्या पसंद नापसंद की बुनियाद पर सवालात लिए जाएंगे और उसके बाद ये सबक सिखाया जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो किस तरह से बैठा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के एथिक्स क्या हैं? जी बिल्कुल अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपके साथ अफसोस का इजहार करता हूँ, इसलिए कि ये वाकई एक अफसोसनाक वाकया है, एक ऐसा वाकया है कि जिसने मुझे भी तकलीफ दी है, मुझे भी परेशान किया है। यानी एक जुम्मा 8 दिन जिसको हुआ मीडिया मैनेजर बने, जिसको मीडिया के पता नहीं स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं, वो बैठ के अब एक 25-26 साल 27 साल जिसने सहाफत में गुजारे हों, ठीक है, लगभग 3 दहाइयों के, वो उनको सिखाएगा कि डेकोरम क्या होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बैठा जाता है और क्वेश्चन कैसे किया जाता है। यानी ये वो हमें बताएंगे और हम उनकी मर्जी के मुताबिक, या तो फिर हम उनकी मर्जी, हम तो पपेट नहीं है, हम तो सवाल पूछेंगे, अपनी मर्जी का पूछेंगे, अपने दिमाग से सोच के पूछेंगे। आपकी डिक्टेशन के ऊपर तो हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो मैसेज है इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट को, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, इनको फौरी तौर पर इस जॉब के ऊपर से हटाया जाए। ये क्या बात है कि एक बंदा आपको पसंद नहीं है किसी भी वजह से, यानी मतलब क्यों और पसंद क्यों नहीं है, उसकी आपके साथ क्या ऐसी दुश्मनी हो सकती है या आपकी उसके साथ क्या ऐसी दुश्मनी हो सकती है? एक जर्नलिस्ट है, 1 मरतबा 2 मरतबा 4 मरतबा वो हाथ उठाता है, आप उसको मौका नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको उसका प्रोग्राम पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि किसी प्रोग्राम में उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर या किसी टीम के मेंबर के ऊपर तनकीद की होगी। वो मेरे भाई, हम तनकीद हमारा हक है, क्वेश्चन करना हमारा हक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, कोई भी हमें इस हक से नहीं रोक सकता। इवन अदालत का ये हुक्म है और अदालत की ये अहकामात है कि सहाफी का काम ही, सहाफी को डिस्क्राइब किया हुआ है कि सहाफी वो है कि जो क्वेश्चन करता है, जो सवाल पूछता है। अब वो किस हवाले से सवाल है, किस नोयत का सवाल है, वो तो आप सवाल सुनने के बाद आपको पता चलेगा ना। आप उसके बावजूद जो मतलब 3-4 लोगों 3-4 मरतबा हाथ उठाया जाए और आप उसको मौका ना दें, इसका मतलब ये है कि आप जाती कोई जो है खलिश आपके दिल में है, जिसको आप निकालने की वजह से उस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जो है वो सवाल नहीं करने दे। मेरा सवाल इस्लामाबाद यूनाइटेड से ये है कि ऐसे नॉन प्रोफेशनल और ऐसे मतलब मैं तो कहूँगा बदतमीज किस्म के आपने मीडिया मैनेजर रखे हुए हैं, तो उनको आप किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड का ग्राफ नीचे लाने के लिए? देखिए, हम मीडिया के लोग हैं, हमने 20-25 साल झक नहीं मारी है और ना ये बाल जो है ना धूप में सफेद किए हैं। आप हमें बताएंगे और हमें समझाएंगे और हमें सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। मैं तो सबसे पहले इस चीज पर हैरान होता हूँ कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जब भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, हमें हर चीज का पता होता है, उसके बावजूद जब भी मीडिया मैनेजर आता है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हो, चाहे वो किसी फ्रेंचाइज का हो, वो हमें आके प्लीज स्टिक टू द टूडेज मैच। वो भाई, हमें पता है कि हमें इसी मैच के हवाले से सवाल करना है, हम 6 महीने पुराने या 1 साल पुराने मैच का सवाल करेंगे क्यों? यानी हमें इतना पता नहीं होगा कि हमने इसी मैच के हवाले से सवाल करना है। वो बार बार हमें पट्टी पढ़ाई जाती है, चलिए उसको भी छोड़ दे। अभी रिसेंटली ये पेशावर में जो नेशनल T20 कप हुआ है, इसमें भी जो मीडिया मैनेजर थे, फिर एक दिन मैंने उससे बोला, मैंने कहा मेरे भाई, हमें पता है कि हमने क्या सवाल करना है और हमें ये भी पता है कि हमने इसी मैच, इसी टूर्नामेंट और आज ही के हवाले से बात करना है। जिस खिलाड़ी को आप लेकर आए हैं, हम उससे यही पूछेंगे। अब खुर्शीद शाह अगर बैठा है तो मैं उससे शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी तो नहीं पूछ सकता हूँ। अगर लुक रोंग की बैठा है तो मैं उससे कराची ग्लेडिएटर्स की, सॉरी कराची किंग्स की या कोयटा ग्लेडिएटर्स की या किसी और टीम की परफॉर्मेंस तो नहीं पूछ सकता हूं। देखिए इमरान, उसी टीम के बारे में पूछूंगा। इमरान, मुझे ब्रेक में भी याद है, लेकिन अगर कोई सख्त सवाल भी होता है, हम खुद भी मीडिया मैनेजर रहे हैं टीमों के साथ, मीडिया डायरेक्टर है, अगर कोई सख्त सवाल होता है आप नो कमेंट्स कहते हैं, आपको कोई हक नहीं है, शायद मुझे इलस टीवी पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आपका मीडिया मैनेजर सहाफी को बोलेगा दिस इज द शिट क्वेश्चन, तो उसके बाद एक सहाफी जो 25-26 साल मीडिया में गुजार चुका है, उसके दिल पे क्या बीतेगी और उसका मेंटल लेवल क्या होगा, ये आप भी जान सकते हैं। आप भी सीनियर सहाफी हैं कि आपको कोई हक नहीं है किसी सहाफी के सवाल को शिट क्वेश्चन कहने का, किसी सहाफी को सवाल करने से रोकने का। और अब साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब, आप खुद जर्नलिज्म से वाबस्ता रहे, आप जानते हैं कि मीडिया के जो लोग होते हैं कि अगर आप उनको प्रोवोक करेंगे, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो डेफिनेटली जो है वो किसी भी फ्रेंचाइज के साथ उसके नेक नामी नहीं जुड़ेगी। और आज मैं अपने
प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डिपार्टमेंट ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, अपना एटीट्यूड दुरुस्त नहीं किया, तो आज के बाद मैं किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो किसी भी इवेंट के अंदर, किसी भी मैच के अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उस किस्म का एंकर नहीं हूं कि मैं वहां जाऊं, आपके चाय समोसे खाऊं, आपके खाने खाऊं और उसके बाद जो है मैं सवाल करने के इस्तेकाक से आप मुझे महरूम रखें। मैं वो एंकर नहीं हूं कि मैं एक अगले दिन की खाने की फिक्र करूं कि कल ये खाने में बनवा लो या खाने में कल ये पकवा लो। ना मैंने कभी इस तरह कहा है, ना मैं कभी इस तरह कहूंगा। सिर्फ मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं डोमेस्टिक का एंकर हूं। वहां जो लोग, जो पाकिस्तान के प्लेयर आते हैं, वो कुर्सी पे बाद में बैठते हैं, पहले मुझे जो है वो हेलो हाय करते हैं, पहले मुझसे खैर खैरियत पूछते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब वो क्लब और डोमेस्टिक में खेला करते थे उस वक्त से उनको कवर कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को हम हाईलाइट कर रहे हैं। आज आप फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़ने के बाद ये समझते हैं कि आप किसी भी सीनियर एंकर की, सीनियर रिपोर्टर की, सीनियर जर्नलिस्ट की आप तजलील कर देंगे, तो आपकी खाम ख्याली है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, लेकिन साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले ये भी बता दूं कि कुछ दाग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में भी हैं और कुछ फ्रेंचाइजीज के साथ भी हैं, लेकिन कुछ दाग ऐसे भी हैं जो जितने भी गहरे हो जाएं उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये कहा था और वादा और दावा हमेशा हम करते हैं कि हम हमेशा अपने शोज़ के अंदर प्लेयर्स की बर्थडे, उनकी परफॉर्मेंस को याद रखते हैं। ये भी क्यों करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज जो मैच खेला गया पहले एक नज़र डालते हैं उस मैच की समरी पे कि जहाँ पे लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें कद्दाफी स्टेडियम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। इंपॉर्टेंट मैच था ये दोनों टीमों के लिए। कलंदर्स ने 199 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक ने 62 रन की इनिंग खेली, जबकि फ़खर की जानिब से 61 रन की इनिंग सामने आई। 2 विकेटें मोइन अली ने हासिल की और जवाब में डेविड वार्नर के 63 रन की बदौलत और खुशदिल शाह के ब्रूटल बैटिंग परफॉर्मेंस की बदौलत, जिन्होंने महज 14 गेंदों पर 44 रन स्कोर किए, इस टारगेट को 5 विकेटों के नुकसान पर चेस करते हुए कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद हामिद साहब से इस मैच के हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन जिस तरह आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आज ल्यूक रॉन्की साहब को उनका जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द बेटरमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, उनकी इस आज के दिन के हवाले से, उनके बिग डे के हवाले से उनको विश करूं, जो इस्लामाबाद के मीडिया मैनेजर ने मुझे नहीं करने दिया अपने नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से। तो महमूद हामिद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। 23 अप्रैल को आज हम ये शो कर रहे हैं। 11 अप्रैल को महमूद हामिद साहब ने अपने वनडे इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया था, जो ज़्यादा तवील नहीं रहा, लेकिन 11 अप्रैल को इनका इंटरनेशनल डेब्यू था और शारजा में ये मैच खेला गया, जहाँ पे बदकिस्मती से ये रन आउट हो गए। लेकिन 23 अप्रैल जब आज के दिन हम ये शो कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने कैरियर का आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला था अगेंस्ट सियालकोट मुल्तान के मैदान में। तो हम तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर से की परफॉर्मेंसेस भी याद रखते हैं, तो फिर ल्यूक रॉन्की ने तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सर्व किया है और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये बात ना शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को मालूम होगी, ना शायद इस्लामाबाद के मीडिया मैनेजर को मालूम होगी कि कितना हम डोमेस्टिक को या कितना हम क्रिकेटर्स के हवाले से याद रखते हैं। महमूद भाई, आपको शो में खुशामदीद भी कहते हैं, इस मैच में भी बात करेंगे, लेकिन 11 अप्रैल और 23 अप्रैल याद थे आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल अली बिल्कुल याद नहीं थी। और ऑलवेज तुम हमेशा से ये तो बात है कि तुम हर प्लेयर्स की बर्थडे को विश कर रहे होते हो और मैचेस के बारे में कि किसका डेब्यू कब हुआ था वो भी चीज़ें बताते हो। और ये जो तुमने आज बात बताई कि 23 अप्रैल को मैंने आखिरी मैच खेला था फर्स्ट क्लास का, तो ये भी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और ये स्टैट्स बिल्कुल याद रखना बड़ी बात होती है। और खासकर देखो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या डोमेस्टिक प्लेयर्स को या जिन्होंने कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, कम टेस्ट क्रिकेट खेली है, उनको कुछ ही लोग हैं जो कि पजीराई देते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को, कि अगर किसी प्लेयर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बहुत अगर परफॉर्मेंसेस दी भी है तो उसका भी राइट बनता है कि क्रिकेट तो उसने भी खेली है। लेकिन सिर्फ हमारे मुल्क का एक अलमिया है ये कि यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट मिलती नहीं है उन प्लेयर्स को। जो आप लोग कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि उसमें सर फहरिस्त आप हो कि आप जो है डोमेस्टिक प्लेयर्स को और जो कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं उनको आप जो है वो पजीराई देते हो, तो थैंक यू वेरी मच। महमूद भाई यकीन करें, आज ये सब करने का मकसद ये होता है कि आज की नस्ल को ये बताना है कि आप वेबसाइट देख के फैसला कर लेते हैं, किसी ने 1 मैच खेले, किसी ने 2 मैच खेले, लेकिन वो कितना बड़ा प्लेयर था वेबसाइट जो है इस बारे में नहीं बता सकते। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, गुलाम अली साहब होते हैं, आप जैसे प्लेयर मौजूद होते हैं, बताते इसीलिए कि आज की नस्ल को पता चले कि आप लोग कितने बड़े प्लेयर थे और कितने बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सके। जरा मैच पर आते हैं। महमूद, 199 रन का जो
टारगेट दिया था लाहौर कलंदर ने, पहले तो ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि थोड़े से रन्स कम हुए, 199 से अगर ये ज़्यादा रन्स होते तो मज़ीद कराची किंग को मुश्किलात हो सकती थी, या आप समझते हैं कि ये डिफेंडेबल टारगेट था? क्या कैचेस दोनों टीमों ने बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए हैं? अगर आप पूरे मैच को देखें तो डेफिनेटली ये मैं जो समझ रहा था कि वे ये 220 के करीब जाएंगे, जिस तरह की बैटिंग हो रही थी, 140 प्लस हो चुका था और मेरे ख्याल से 13-14 ओवर हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि 220 कर लेंगे। लेकिन अगर पिछला मैच भी आप देखें तो वहां पर भी ऐसा लगता था, जब फखर 100 रन करने के बाद आउट हुए तो फिर नीचे से उनके जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस वो लाहौर कलंदर के नहीं दे पा रहे, जिससे एक और अच्छा स्कोर टारगेट अब उनके बॉलर्स को मिलता। लेकिन आज भी ऐसे ही हुआ है कि ये और रन्स कर सकते थे, लेकिन अगर ये और रन्स करते तो जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग की है, मेरे ख्याल से ये वहां पर भी मैच को दे देते हैं। और इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो हमारे डेथ बॉलिंग जो कर रहे हैं, हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर्स कराते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा मैच है जहां पर इन लोगों ने पाकिस्तान को मैच जिताया हो डेथ बॉलिंग में अपनी बॉलिंग से। अगर आप T20 वर्ल्ड कप के मैचेस उठा के देख लें, शाहीन शाह अफरीदी का वो ओवर जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वेद ने जिस तरह के रन्स बना लिए थे, फिर क्या नाम है इनका, रऊफ साहब जो है हमारे सबसे तेज बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, कहाँ उन्होंने आपको मैच जिता के दिया अगेंस्ट यूएसए। अगर आप उठा के देख लें, आप अगेंस्ट इंडिया उठा के देख लें, तो हमने कहां पर इन लोगों ने हमें ऐसे मौकों को पर कि अच्छी बॉलिंग करके मैच जिताया। तो ये अच्छी कंडीशंस के अंदर अच्छी या कमजोर अपोनेंट के खिलाफ तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अभी भी टीमें जो जो भी अनाउंस हो रही हैं, तो आपने कोई बैकअप प्लान ही नहीं बनाया, आपने कोई बैकअप फास्ट बॉलर ही नहीं बनाए, फिर वही टेस्ट टीम के अंदर आपको मजबूरन अभी हम भी ये बैठ के सोच रहे थे कि हम 140 प्लस वाला 145 प्लस वाला कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको पाकिस्तान टीम में डालें और टेस्ट टीम के अंदर डालें। वही आप दोबारा उन प्लेयर्स को लेकर आते हैं और जहां पर आप जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, आप वहां पर जो जिस तरह की आप बॉलिंग लेकर चले जा रहे हैं, आपके पास एक यंगस्टर, बहुत अच्छा यंगस्टर आया अली रजा, जो जो पेस के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ना आप उसको टेस्ट मैच में लेकर जाते हैं, ना आप उसको वनडे के अंदर लेकर जाते हैं। तो भाई वो जब परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फास्ट बॉलर्स और विकेट कीपर को आप जल्दी खिला दो, क्योंकि उनका कैरियर कम होता है, खासकर फास्ट बॉलर्स का। लेकिन आप फास्ट बॉलर्स को जितना आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा दे देंगे, तो वो बाद में बहुत सारे बॉलर ठीक है। रह जाते हैं। तो भाई जब एक बॉलर आपको नजर आ गया है कि वो उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आउट कर दिए हैं, PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप वाई नॉट कि वो टीम के अंदर हो। फिर आपने वही घूम फिर के सारे फास्ट बॉलर्स ले लिए। अच्छा, मैं उधर तो जरा इमरान आप यूसुफजई साहब ओवरऑल से भी लेता हूँ देखें। कि इमरान यूसुफजई साहब, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों ने मजमूई तौर पे 16 गेंदों पे 3 ओवर जो आखिरी हुए हैं तकरीबन, उसमें 50 रन दे दिए हैं। ये पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं, हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं। अगर हमारे प्रीमियर बॉलर, ये वो बॉलर जो एक अरसे से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, अगर वो 200 रन भी डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम किस तरह अपनी क्रिकेट को महफूज समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें अली भाई, जाहिर सी बात है, हारिस रऊफ का तो हमें वो T20 2024 का जो वर्ल्ड कप था वही हमें नहीं भूलता, किस तरीके से वो एक आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड कोहली ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह कोहली ने रन किए हैं। जी जी जी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे प्रीमियर बॉलर्स हैं, और अगर ये और वो भी ये देखें कि ये डोमेस्टिक मतलब हमारा एक तो हिसाब से ना जो पाकिस्तान सुपर लीग है, लेकिन उसमें भी अगर वो जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर इतना बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे हैं। खुशदिल शाह की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इंटरनेशनल में उनकी परफॉर्मेंस में इतनी मुतासिर कुन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में आज उसने 14 गेंदों के ऊपर 44 रन बना दिए, 2 चौके और 5 उसमें छक्के उसने लगाए हैं, और शाहीन शाह अफरीदी को और हारिस रऊफ दोनों को उसने मारा और ठीक ठाक किस्म का मारा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगर हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर है तो फिर हमें जरूर सोचना चाहिए और फिर बेंच की तरफ देखना चाहिए कि अब हमने इनके मुतबादिल के तौर पर किसको मौका देना है। इसलिए कि अगर अब भी हम यही सोचते रहेंगे कि यही हमारे प्रीमियर बॉलर है और इन्हीं के साथ हमने चलना है,
तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा मुश्किलात और होंगी। मुश्किलात अभी आप अच्छा अगर महमूद भाई, देखें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत जुड़े हुए हैं। अभी आप कोचिंग के तौर पे बतौर कोच भी आप जुड़े हुए थे, फिर आप सिंध रीजन को भी आप हेड कर रहे थे। आपको लगता है कि जो टैलेंट नहीं है क्या? अभी हम देख रहे हैं कि शाह ब्रदर्स है, चाहे नसीम शाह की बात कर लें, हुनैन की बात कर लें, उबैद की बात कर लें, मुसलसल इनको भी मौके दिए जा रहे हैं, मुसलसल ये भी जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अली रजा जैसा बॉलर है जिसके लिए हम कह देते हैं इसकी आई साइट का मसला, इसलिए हम इसको नहीं खिला सकते। हमने मूसा जैसे बॉलर को माजी में जाया कर दिया। अभी जो है वो अब्बास को आप देख लें कि इन आउट हम करते रहते हैं, हालांकि वो काउंटी में परफॉर्मेंस दे रहा है। ताबिश खान जैसा फास्ट बॉलर हमने जाया कर दिया। सोहेल खान को हमने वक्त पे मौके नहीं दिए। आपको लगे कुछ ब्लू आइड बॉय हैं जिनको मुसलसल मौके मिल रहे हैं, और कुछ जो हैं उनके टैलेंट को हम दानिस्ता तौर पे जो हम दबा देते हैं? देखिए, नजर आती है ना बहुत सारी चीजें। आप एक प्लेयर को इतनी हाइप दे देते हैं, इतनी हाइप दे देते हैं, कुछ प्लेयर्स को तो आप ये कह देते हैं कि तुम कुछ करो या ना करो, तुम खेलते रहोगे। तो फिर यही चलेगा ना पाकिस्तान टीम के अंदर। देखिए, पाकिस्तान टीम में आपको प्लेयर बनाना नहीं होता, वो बने बनाए प्लेयर होते हैं। वहां पर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, पाकिस्तान को मैच जिताना है आपने। तो पाकिस्तान को आप इतने मैच हरवा चुके हैं। अब आप मैं खैर किसी की वो नहीं करना चाहता। आप खुशदिल शाह ने जो आज बैटिंग की है, अगेंस्ट कौन सी बॉलिंग थी? वही बॉलिंग है ना जो इंटरनेशनल को में भी सरवाइव नहीं कर पा रही। वहां पर भी आप जो डेथ ओवर्स के अंदर आप बॉलिंग नहीं कर पाते, आप यॉर्कर करते हैं, आप फुल टॉस से करते हैं, आप छक्के खाते हैं। खुशदिल शाह को अगर कितने ऐसे मौके मिले इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आई एम सॉरी टू से, उसकी मैं परफॉर्मेंस को बिल्कुल नफी नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर बॉलिंग का जमीन आसमान का फर्क आता है सर। आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बॉलर्स आते हैं, जो दूसरी टीमों के पास बॉलर है, वो पूरी तैयारियों के साथ आते हैं। वो इस तरह की हिट नहीं खाते जिस तरह की आज शाइन ने हिटें खाई हैं या हारिस रऊफ ने खाई हैं। और आप एक मैच में नहीं खा रहे, आप मुसलसल क्रंच मैचों में जहां आपको और अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए वहां पर आप खाते हो और मैच आपकी टीम हार जाती है। तो कब हम लोग जो है वो नए प्लेयर तैयार करेंगे? कब हम अपनी बेंच को तैयार करेंगे? या फिर हम वही घूम फिर के वही सारी चीजें कर लेते हैं, वही फास्ट बॉलर कि हम सोच रहे थे कि अभी इस टेस्ट टीम के अंदर कौन से ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो जाना चाहिए। आपने फिर आप अब्बास को लेकर आ गए, अब्बास की कंडीशन वाला बॉलर है, ठीक है। फिर शाहीन भी वापस आ गए, हसन अली आपके पास वापस आ गए। आप मुझे बताइए, आप नए बॉलर कब लेकर आओगे? कब आप उनको खिलाओगे भाई? अब जो बॉलर जो आपको उनको तैयार करो ना। आप एक एक दो दो मैच खिलाते हो किसी फास्ट बॉलर को। आपने मैडी को टेस्ट मैच खिलाया, उसके बाद वो बाहर हो जाता है। खुर्रम शहजाद आपका जो है वो टेस्ट मैच खेलता है, फिर वो अच्छी बॉलिंग करता है, वो 11 में नहीं आ पाता, 16 में तो जाता है, 11 में नहीं आ पा रहा। देखिए मैं तो भाई खुर्रम शहजाद का कब इशू लड़के आपको लगता हमारे नहीं है? उसके फिटनेस के भी मसाइल, जरा मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस आते जरा बात करते हैं कि खुर्रम शहजाद के फिटनेस के भी मसाइल है। हमने देखा है कि कई खुर्रम शहजाद जो है वो पूरे पूरे मैच भी नहीं खेल पाते हैं और फिटनेस के उनके मसाइल आते हैं। और प्लेयर्स की जहाँ तक बात की है, अभी वजातुल्लाह वास्ती साहब कोयटा जैसे रीजन की को वो कोच कर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने खलील जैसा बॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिया, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी खेल रहा है। और जिन जिन बैट्समैन ने उसको खेला है सब ये बात करते हैं कि वैसे तो पाकिस्तान के तेज़ तरीन बॉलर में से एक है। इसके साथ साथ इब्राहिम जैसा जो बैट्समैन भी जो है वो वजातुल्लाह वास्ती साहब पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी तरह से वो दे चुके हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इसको टैलेंट को नर्चर किया जाए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात करेंगे उस मैच की कि जहाँ पे पिंडीज़ ने पहली फतह हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। इस मैच में क्या हुआ एक नज़र डालेंगे इस मैच की समरी पे कि जहाँ पे पिंडीज़ की टीम एक छोटे टारगेट को चेस करते हुए भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आई। 137 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर किए और इस टारगेट को चेस करते हुए भी 4 विकेटें गंवा दी रावल पिंडीज़ ने। इमरान यूसुफजई साहब, आपने काफ़ी क्रिकेट कवर की है रिजवान की, और काफ़ी क्रिकेट इस्लामिया कॉलेज में रिजवान को आपने खेलते हुए भी देखा है। ये जो पिंडीज़ के परफॉर्मेंस है इसका बड़ा जो एक रीज़न करार दिया जा रहा है रिजवान की खराब कारकर्दगी को, किस हद तक आप मुत्तफिक हैं और किस हद तक मायूस कुन है ये परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल, देखिए मायूस कुन तो जरूर है, इसलिए कि रिजवान अहमद एक अच्छा फाइटर है, एक अच्छा कप्तान है, लेकिन उससे इस कारकर्दगी की उम्मीद मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं थी और शायद खुद भी नहीं थी। बुनियादी तौर पर जब उसकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो टीम की भी नहीं चली। तो मेरा ये ख्याल है कि उसके ऊपर प्रेशर भी है, काफी ज्यादा प्रेशर है। लेकिन इस हवाले से इस चीज को भी जरूर देखने की जरूरत है कि चूंकि नई टीम है, खिलाड़ी नए हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इस तरह की परफॉर्मेंस कम से कम नहीं बनती। 8 मैच ही
लगातार हारना और फिर आज भी जो है एक बड़े छोटे से एक टारगेट को चेस करते हुए उनके जो है कदम एक बार फिर से लड़खड़ाए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच भी उनके हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, महमूद हामिद साहब भी वक्त कम है, जरा महमूद हामिद साहब से भी पूछते हैं, ये जो कहते हैं कि जिन नई टीम है, आप इससे एग्री करते हैं? क्योंकि अब कामरान गुलाम ने एक मैच में 50 के उनको बिठा दिया, फिर फॉरेस्टर ने रन किए थे, उसके बाद उनको भी 1-2 मैचेस का गैप दे दिया गया। आपको लगता है कि टीम सिलेक्शन भी सही नहीं रहा है? शाहजेब जो प्रूवन प्लेयर है डोमेस्टिक का, अंडर 19 से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उसको भी कंसिस्टेंसी के साथ मौके नहीं दिए गए, और फिर उसके बाद हमने देखा अब्दुल्ला फजल को भी निचले नंबर पर खिलाया जाता रहा। तो ये तमाम तरह अवामिल थे विंडीज की खराब कारकर्दगी है। देखिए, कुछ प्लेयर्स हैं, अब डेफिनेटली जब आप बाहर से कोचेस को बुलाते हैं या फिर वो कोचेस जो डोमेस्टिक को नहीं इतना फॉलो कर रहे होते कि वो कौन सा लड़का किस पोजीशन के अंदर खेल रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, करंट परफॉर्मेंस कैसी है, हाँ, T20 वो कैसा खेलता हुआ आ रहा है, और फिर आप उसको छठे नंबर पे खिलाते हो और आप वहां पर थोड़ा सा फेवरेटिज्म के ऊपर चले जाते हो, तो वहां पर तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी ना भाई। आपने अब्दुल्ला फजल इतनी स्ट्रॉन्ग जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है और उसने 4डे के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस की, T20 के अंदर डोमेस्टिक में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की, आप उसको किस नंबर पे खिला रहे हैं? आपको पता ही नहीं है कि वो 5वें 6ठे नंबर का प्लेयर नहीं है, आप उसको 5वें 6ठे नंबर पे खिला रहे हो, तो आपकी फॉर्मेशन ही जो है वो आपकी ठीक नहीं होती। लेकिन महमूद भाई, जस्टिन कैम्प ठीक है कि आपका फॉरेन कोच है, लेकिन उनके साथ अब्दुल रहमान इंजमाम तो मौजूद है ना पिंडी के डगआउट में। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब बहुत से लोग इंजमाम को मेरे ख्याल से इतना तो नहीं पता ना उन प्लेयर्स के बारे में डोमेस्टिक के कि कौन क्या कर रहा है, किसकी फॉर्म कैसी है, क्या परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, वो क्या खेल रहा है। उसने तो जब टीम बनी होगी उसके बाद जो कैंप थोड़ा सा लगा होगा उसमें देखा होगा अब्दुल्ला फजल को, उसके बाद उसकी चीजों को तो नहीं पता ना कि वो, या उसको किसी ने फीडबैक तो नहीं दिया होगा, या कॉटनी को किसी ने फीडबैक तो नहीं दिया होगा ना। तो इन चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, मैं वक्त कम है, लेकिन जाते जाते मैं जरूर कहूंगा कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि इंजमाम को इतना डोमेस्टिक के प्लेयर का शायद नहीं पता हो। अगर पता होता तो उनको पता होता कि महमूद हामिद बहुत तेज दौड़ता है, कि महमूद हामिद जो है वो तेजी के साथ रन लेने के लिए निकल जाता है, फिर शायद वहां पर रन आउट नहीं कराते आपको वो, क्योंकि उनको रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी पता होती। वो चले, आपने एक बात कर दी है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ऊपर से जो पिंडी की और जो चीजें हैं, देखिए मैं सारा ब्लेम जो है वो मैनेजमेंट को इसलिए दे रहा हूँ कि भाई आप फॉर्मेशन सही नहीं बना रहे थे। नंबर 1, अगर रिजवान अच्छा प्लेयर है, मान लिया सब कुछ अच्छा प्लेयर है यार, दूसरी लीग के अंदर भी और फ्रेंचाइजीज जो है वो अपना कैप्टन भी चेंज कर लेती हैं और अपने कैप्टन को वो बेंच पे भी बिठा देती हैं। तो जब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो यार सम टाइम आप खुद भी स्टेप डाउन कर जाते हो, स्टेप डाउन कर सकते हो कि भाई मैं 2 मैचों के बाद। मुझे जरा यूसुफ जही साहब से भी पूछना है। इमरान यूसुफ जही साहब, ये जो नवाज के ऊपर एक एलिगेशन आ गया है कि रिक्रेशनल ड्रग के हवाले से, कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो रिक्रेशनल ड्रग यूज की हैं, हमने देखा रजा हसन पे भी पाबंदी लगी माजी में इस बात के ऊपर, रबादा पे भी पाबंदी लगी है, ब्रेंडन टेलर पे भी इस बात पे पाबंदी लगी है। जी यूसुफ जही साहब, ऑलराइट, मैं मतलब यही सवाल आपसे भी, हमने देखा माजी में रिक्रेशनल ड्रग्स के ऊपर जो रबादा पे भी जनवरी 2025 में 6 महीने की पाबंदी लगी है। इसके अलावा हमने देखा कि ब्रेंडन टेलर पे भी पाबंदी लगी और रजा हसन जो पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उन पे भी पाबंदी लगी। तो काफी प्लेयर हैं जो इस पाबंदी की जद में आए। स्टुअर्ट मैकगुल के ऊपर भी इस हवाले से पाबंदी लगी थी। देखिए, ये तो एक प्रॉपर एक जिसे कहना चाहिए लॉ है, आईसीसी का। पीसीबी भी इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है कि पीसीबी हर प्लेयर को हर चीज बताता है कि भाई कौन सी आपने ड्रग्स लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अब आपने किस तरह कौन सी उसके अंदर आपको, या आपकी बचत सिर्फ उसके अंदर है, अगर आपके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया है तो आपकी सिर्फ बचत उसके अंदर है, कि अगर आप ये कहें कि आपको नहीं पता था कि उसके अंदर ये ड्रग्स जो ममनू है वो उसके अंदर है, तो वहां पर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। पूरा इनको लेक्चर्स दिए जाते हैं इमरान यूसुफ जही साहब, इनको बताया जाता है कौन सी दवा में कौन से सब्सटेंसेस हैं। जी इमरान साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल अली भाई, मैं समझता हूँ कि डोपिंग के हवाले से और ये ड्रग्स के हवाले से तमाम खिलाड़ियों को बाकायदा तौर पर ट्रेन भी किया जाता है, तरबियत भी दी जाती है, बताया भी जाता है। फिर उसके बावजूद बाज़-औक़ात जो है नादानी में या सेवन इस तरह की चीजें हो जाती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्जिन जरूर देना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खिलाड़ियों को इस हवाले से
खुद भी अवेयर रहने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा इस हवाले से अगर कोई इस तरह का इशू है, अगर उनको कोई मसला है किसी चीज के हवाले से, कितनी पाबंदी आपके ख्याल में हो सकती है? क्योंकि रबादा पे मैंने कहा एक महीने की पाबंदी थी, चाहिए उनको अपने डॉक्टर ऑफिशियल्स हैं मेडिकल के। इमरान यूसुफजई साहब, कितनी पाबंदी हो सकती है? रबादा पे 1 महीने की पाबंदी लगी, रजा सन पे 2 साल की लगी, 3.5 साल की जिम्बाब्वे के ब्रैंडन टेलर पे लगी थी इसी चार्जेस पे। देखिए मेरे ख्याल से तो इतनी लंबी चौड़ी लगनी भी नहीं चाहिए और उनका मौका जरूर सुनना चाहिए, उनकी बात सुनने उनको मौका जरूर देना चाहिए कि वो किस हवाले से, किस वजह से आपका क्या कहना है? उन्होंने अगर ये इस्तेमाल किया है तो फिर मेरे ख्याल से इतनी लंबी चौड़ी तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल हमारा एक बड़ा कीमती एसेट है। और महमूद भाई आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बताने में, ये अगर कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि इनको बिल्कुल नहीं पता था कि इन्होंने कौन सी जो ड्रग्स ली थी और उसके अंदर ये चीज थी, अगर वो ये कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर इनको कम सजा होगी। लेकिन अगर ये इसमें कन्विंस करने में कामयाब अच्छा नहीं महमूद, होते, अगर ये कह दें कि अपनी अहलिया की दवा खा ली, क्योंकि हमारे प्लेयर तो माजी में अपनी बेगम की भी दवाएं खा चुके हैं। अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि बेध्यानी के अंदर और पता नहीं है कि मैं कौन सी दवा खा रहा हूँ और उसके अंदर वो चीज थी, तो उसमें तो बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो वहां पर आपको जब आपकी हियरिंग होती है तो फिर आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महमूद आमिर साहब, थैंक यू सो मच इमरान यूसुफजई साहब, आज आप हमारे साथ। पाकिस्तान सुपर लीग हम सबका अपना ब्रांड है और सबकी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 नहीं बल्कि 111 साल तक जो इसी तरह से खेली जाती रहे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपने लोगों का किबला दुरुस्त करे, उनको बताए कि किस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग को एक कामयाब ब्रांड बनाया जाता है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो है इस लीग का स्टेक होल्डर है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।